अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके सामने एक सैंपल पेपर लेकर हाजिर हैं। ठीक है, चलिए आज आपने जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा एक जायज़ा लिया जाएगा और वो इस तरीके से कि आपको इम्तिहान देना है। इम्तिहान में पर्चा हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर्चा कैसा होगा और उसमें अलग अलग नंबरात के सवाल होते हैं। किसी में नंबर कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम लिखना होता है, किसी में ज़्यादा लिखना होता है, किसी में सिर्फ टिक लगाना होता है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के सवाल हैं, हम उन्हें भी समझेंगे और हम ये पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ये एक पेपर आपकी पूरी किताब को समझा सकता है। ठीक है, और आप आसानी से समझ जाएंगे कि जब हम तैयारी करें तो किन चीज़ों पर फोकस करें, कैसे हम जो है आसानी से सवाल पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पेपर है साइकोलॉजी और इसमें टोटल 30 सवाल होते हैं। कितने? 30 सवाल, और ये 8 पेज का होता है। ठीक है, सभी लोग सबसे पहला ये काम करेंगे जब भी क्वेश्चन पेपर मिले कि आप देखें कि इसके अंदर 30 सवाल कंप्लीट हैं कि नहीं, और दूसरे कि जितने सफ़ात ये ऊपर लिखे हैं, देखें इतने सफ़े होने चाहिए। यानी किसी किसी को सवाल मिल गया, अब वो करना शुरू कर दिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, बाद में उसे पता चला कि इसमें तो 4 ही 5 सफ़े हैं या एक सफ़ा गायब है बीच से, या कुछ सवाल छूटे हुए हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि वो बाद में पेपर आपका चेंज ना करे। ठीक है, वो ये भी कह सकता है कि आपने नकल की होगी या किसी और को दे दिया होगा, इस तरह की चीज़ें। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले नंबर पर चेक कीजिए कि जितने सवाल ये ऊपर लिखे हैं उतने हैं या नहीं हैं, सफ़ा उतने हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट का जो आपका कोड नंबर है और रोल नंबर, उसे भी देखेंगे। तो कोड नंबर यहां पर लिखा होगा पर्चे का, ठीक है, ये कोड नंबर है, लेकिन यहां आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये जो खाने भरे हुए हैं इसमें आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। सपोज दैट 852367218530, इस तरह जो भी हो सकता है। ठीक है, इन खानों में आप अपना रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखेंगे, नंबर गलत नहीं लिखेंगे और होशियारी से लिखेंगे, क्योंकि इसको आपको काट करके मिटाना और ये सब नहीं होता है। ठीक है, पर्चे पे इसलिए लिखते हैं ताकि आपका पर्चा दूसरे के पास ना जाए, दूसरे का पर्चा आपके पास ना आए और आप पर कोई नकल का इल्जाम ना लगा सके। ठीक है, इसलिए अपने पर्चे पे रोल नंबर लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद में यहां पर आपको दर्ज करना होगा तारीख और दिन। ठीक है, इम्तिहान का दिन और इम्तिहान की तारीख। सपोज दैट आज कितनी तारीख है? आज 9 मार्च है ना? तो हम किस तरीके से लिखेंगे, और दिन कौन सा है? आज सैटरडे है। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे सैटरडे, और उसके बाद में 9/3, ठीक है, और 2024 ये हो गया। ठीक है, ये तारीख हो गया, ये दिन हो गया। उर्दू में भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, शंबा या हफ्ता इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में तारीख लिख सकते हैं। ठीक, चूंकि आप उर्दू मीडियम में लिखेंगे इसलिए उर्दू में लिखें तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस सेक्शन को आपको खाली छोड़ देना है। 1-2 जहां पर लिखा है निगराने कार के दस्तखत, आप इसमें अपना दस्तखत ना कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपकी जो है ड्यूटी कर रहे होंगे, वहां एग्जाम हॉल में आपकी निगरानी कर रहे होंगे, वो यहाँ पर साइन करेंगे। 2 लोग होंगे और उन दोनों के साइन होंगे। ठीक है, एक सपोज दैट है कोई शफीक तो वो अपना साइन कर देगा, एक है मुशीर तो वह अपनी साइन कर देगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके लिए कुछ यहाँ पर हिदायत दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन, इसे आप अभी समझ लीजिए। अगर अभी आप पढ़ करके रखेंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपका वक्त बच जाए और आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्या लिखा है?
आम हिदायत। ठीक है। नंबर 1, तालिबे इल्म अपने सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। जैसा हमने ऊपर बताया अभी, है ना, रोल नंबर सबको लिखना ज़रूरी है सबके लिए। दूसरी बात यह है कि मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लें कि तमाम सफ़हात और सवालात की उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की भी जांच करें कि सवालात सीरीज में हैं, यानी ऐसा ना हो कि 4 नंबर सवाल पहले दे दिया और उसके बाद में 5 नंबर 6 नंबर के सवाल पहले आ गए, है ना। तो जो सीरीज है वो सही होनी चाहिए, ये भी आप देख लेंगे। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तालिबे इल्म को ए, बी, सी और डी में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और दिए गए जवाबनामे में सही जवाब लिख देना है जिसमें ऑप्शन वाला है। ठीक है, यानी कहा सपोज दैट एक सवाल किया और उसके 4 ऑप्शन दिए, अभी आपको आगे तफसील मिलेगी, तो उसमें से एक सही है तो उस सही जवाब को आप लिख देंगे जवाब सवाल नंबर के साथ। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी कुछ सवाल ऐसे होंगे जिन पर टिक लगाना है, तो वो टिक लगाने के लिए और लिखने के लिए अलग अलग वक्त नहीं है, तमाम वक्त आपको एक साथ मिल जाएगा, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, जो भी हो। ठीक है, उसी में आपको टिक भी लगा लेना है और उसी में सवाल भी लिखना है। ये मत सोचिएगा कि इसके लिए अलग से वक्त मिलेगा। ठीक है। नंबर 5, तालिबे इल्म जवाबी कॉपी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। यानी आपको अपनी कॉपी पे या पर्चे पे कुछ लिखना नहीं है, वो लिखना ऐसा समझा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं या करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बहुत मुमकिन है कि आपकी कॉपी छीन ली जाए। और फिर अगला पॉइंट है कि जवाबनामे पर सवालनामे का कोड नंबर ये जरूर लिखना है, यानी जो ऊपर कोड नंबर था ना, इसको कॉपी पर भी आपको लिखना रहेगा, वहां ऑप्शन होगा कि कहां लिखना है, तो इसे ना भूले। ठीक है, जरूर लिख दें। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि पर्चा सवालात बैक वक्त 2 जबानों में फराहम किया गया है। शको शुबा होने पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर मानना चाहिए। यानी आप देखेंगे कि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, इमले की गलतियां होंगी, सवाल समझ में नहीं आएगा, तो ऐसी सूरत में आप इंग्लिश में उसे पढ़ लेंगे, सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये बात इन्होंने पहले ही लिख दी है कि अगर गलती हुई तो किसकी मानी जाएगी, उर्दू वाली की मानी जाएगी, इंग्लिश वाला ही जो है वो काबिले एतबार होगा। इसलिए जहां आपको कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आए या सवाल गलत बन जाए, तो इंग्लिश वाले सवाल के हिसाब से आप उसे हल कीजिए। ठीक है, ये तो आम बातें हो गई। ठीक है, इनको आप पर्चा सॉल्व करने से पहले ही जहन में रखेंगे। अब देखिए पर्चे के बारे में कुछ इन्होंने तफसील दी है। ये तो आपका सब्जेक्ट कोड हो गया नफ्सियात। ठीक, यहां पर जो कुल मार्क्स होंगे आपके वो 100 होंगे, यानी 100 नंबर का पर्चा होगा आपका, 100 नंबर का इम्तिहान होगा, 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, टोटल टाइम कितना, 3 घंटे। ठीक है, तो ये अभी आप समझ लीजिए कि वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का मिलने वाला है। इसमें ये जो डिटेल भरने वाला है, ये अगर जितनी आसानी से तेजी से आप कर लेंगे तो आपका वक्त बचेगा और आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, अब सवालों के बारे में इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि तमाम सवाल लाजमी हैं, यानी यहां ऑप्शन नहीं होता है कि इसे करें या इसे करें। जैसे हम लोग मदरसे में क्या होता है, ऑप्शन होते हैं ना कि इसे करें या तो इसे सॉल्व करें। यहां पर कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। जितना सवाल जितने होंगे सब के सब कंपलसरी होंगे, जरूरी होंगे करने, तमाम सवालात लाजमी हैं।
हर सवाल के मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात में 4 मुतबादिलात यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। सही मुतबादिल चुनकर आपको कॉपी में लिखना है, जो जवाब सही होगा उसे कॉपी में लिख देना है, बस चारों नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में 7 ता 12, अब ये बता रहे हैं कि कहां से कहां तक के सवाल किस टाइप के होंगे। तो इन्होंने कहा कि सवाल 7 से 12 तक मुख्तसर टाइप के सवाल हैं, जवाब इनके 25 अल्फाज से जायद नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी पहले तो आपने टिक लगाने वाले कुछ सवाल देखे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर आप सिर्फ और सिर्फ 25 अल्फाज में 7 से लेके 12 तक सवालों का जवाब देंगे। अभी आपको आगे तफसील में बताएंगे ये। फिर अब 25 अल्फाज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इन्होंने एक लाइन लिखी या हमने लिखी एक लाइन, वो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बता सकते हैं कितने अल्फाज हैं? 4, ठीक है। कौन कौन? एक वो, दूसरा जा, तीसरा रहा, चौथा है, ठीक है। अब अल्फाज की बात हो रही है तो यहां पर एक चीज आप याद रखेंगे कि ये लफ्ज 2 हरूफ का भी हो सकता है और 2 से जायद का भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहां चाहे 2 हो या 2 से जायद हो, अगर एक लफ्ज बन रहा है तो वो एक ही काउंट किया जाएगा। हरूफ के कम या ज्यादा होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब जब आपने ये समझ लिया कि लफ्ज क्या होता है, हर्फ क्या होता है, तो अब आपके लिए आसानी हो गई। एक सेंटेंस में सोचिए इन्होंने 4 अल्फाज इस्तेमाल कर लिए और इन्होंने कहा है कि ये जो जवाब देना है हमें, ये 25 अल्फाज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से 5 से 6 जुमले हम लिखेंगे और हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा, है ना। अगर हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि एक जुमले में 5 अल्फाज आ जाते हैं हमारे, तो इस तरीके से 5 जुमले लिख दिए तो 5 हम 25 हो गए, ठीक है। तो अगर आप ये काउंट करके रखेंगे तो ये वहां पे अल्फाज गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मान करके चलिए कि ये जो सवालात होंगे इनके लिए हमें 5 से 6 जुमले में अपनी बात कह देनी है, जो 7 से 12 तक होंगे, ठीक है, 25 अल्फाज वाले। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहां पर इन्होंने कहा है कि 13 से 25 तक के मुख्तसर टाइप 2, ये दूसरे टाइप के सवाल होंगे, इनके जवाब 80 अल्फाज से जायद नहीं होने चाहिए, यानी 80 अल्फाज तक देने। अब आप उसी जुमलों को बढ़ा दीजिए, 25 अगर आपके हो गए थे 6 जुमलों में, ठीक है, तो 18 से 20 जुमले में आपके हो जाएंगे 80 अल्फाज, है ना। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़ा करके लिखेंगे आप अगर छोटे छोटे तो 18 से 20, वरना मुमकिन है कि 12-15 जुमलों में आप जो है अपनी बात मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो यहां पर आप इस एतबार से देखेंगे कि 80 से ज्यादा ना हो। और फिर आ जाती है चौथी कैटेगरी, जिसमें 26 से 30 तक के तवील सवालों के जवाब देने हैं, और इनके जवाब भी तवील देने हैं। इनके अल्फाज 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 150 अल्फाज तक आपको लिखना है, ठीक है। तो फौरन उसके आप डबल कर देंगे। 80 में अगर आपने 18 जुमले लिखे, 16 या 20 जुमले लिखे, तो यहां पर 30 से 40 जुमला आप लिखेंगे। क्लियर? बस अब आपको वहां पर अल्फाज गिनने की जरूरत नहीं है। पहले में 5-6 जुमले लिखिए, फिर उसके बाद में 12-13 जुमले लिखिए, और उसके बाद में आप उसको डबल कर दीजिए, 25-30 जुमले लिखिए, ठीक। बस आसानी से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सवाल पर, ठीक। सभी लोग अपनी किताब खोल करके रखिए और हम इसमें आपने जो कुछ पढ़ा है उसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक। आपको बताना होगा कि कौन सा सवाल किस सबक से आया है, फिर उसे सॉल्व हम करवाएंगे। सबसे पहले ये जो टिक लगाने वाला है ये तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे ही इसमें ज्यादा आपको
सबक में ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने समझ रखा है तो आसानी से आप बता देंगे। पहला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन सी जरूरत दोस्त बनाने की कोशिशों की जानिब इशारा करती है? पहला जवाब है इसका तहसील की जरूरत, दूसरा कुव्वत की जरूरत, तीसरा ताल्लुकात की जरूरत और डी तजस्सुस और फौज की जरूरत। बताइए जवाब। ऑप्शन सी। किसी को इससे इख्तिलाफ है? जवाब सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम दोस्त क्यों बनाते हैं? तहसील मतलब कुछ हासिल करने के लिए तो बनाते नहीं है, तो ये भी गलत, वरना ये फायदे की दोस्ती हो जाएगी। कुव्वत की जरूरत मतलब ताकत, कोई ताकत हासिल करने के लिए दोस्त नहीं बनाता है, ठीक है। दोस्त कितने भी हों, अगर उसकी सेहत खराब है तो वो ताकतवर नहीं हो जाएगा, ठीक। चौथा ऑप्शन तजस्सुस और फौज की जरूरत, किसी को जंग तो करनी नहीं है जो वो दोस्त बना करके जंग करेगा, और अगर जंग के लिए फौज बनाता है तो वो फौजी कमांडर या दूसरे तरीके के लोग होते हैं। तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब एक ही सही बना कि ताल्लुकात की जरूरत, क्योंकि ताल्लुक के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है। तो हम दोस्त बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ताल्लुक की जरूरत होती है। तो अब एक चीज आप ये देखिए कि जब हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कौन सा जवाब गलत है और क्यों गलत है। जैसे अभी हमने कट किया ना, जैसे कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है, तो एक एक को पढ़िए और उसको आप कट करते चले जाइए, कट करते चले जाइए, सही जवाब खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो नहीं है जवाब, उसको अगर आप पहचान गए तो जो है वो तो बाकी बच ही जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरे सवाल पर। काम करने की पैदाइशी ताकत जो मसले को हल करने में मदद करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? जवाब सुनिए। पैदाइशी ताकत की बात की है ना। नंबर 1 ज़हानत, नंबर 2 अहलियत, और ऑप्शन सी है दिलचस्पी, और डी है सलाहियत। बताइए जवाब इसका क्या होगा। एक ने कहा ज़हानत, और किसी का कोई जवाब? दिलचस्पी भी आ गया। चलिए, और देखिए इसका सही जवाब ज़हानत ही है, क्योंकि ज़हानत जो है वो किसी को कोशिश से नहीं मिलती है। जो ज़हीन होता है वो पैदाइशी ज़हीन होता है, ठीक। सलाहियत आप पैदा कर सकते हैं अपनी मेहनत से, इसलिए इसका जवाब नहीं है। अहलियत आप डिग्री जैसे हासिल करते हैं तो ये भी आप कोर्स करके मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये भी जवाब नहीं। और दिलचस्पी जो है इंसान की, ये भी इंसान की कोशिश से पैदा होती है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिससे शुरू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी वजह से मुझे फिर उसमें दिलचस्पी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको नारा लगाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अभी आपको हर नारे पे 1000 रुपया दिए जाने लगे तो शौक से नारे लगाएंगे, बढ़ बढ़ के नारे लगाएंगे। हो गई दिलचस्पी कि नहीं हो गई? क्योंकि वजह क्या है? पैसे। तो दिलचस्पी तो आप जब चाहें जिसको चाहें पैदा करा दे, ठीक है। तो इसलिए इसका ये जवाब भी गलत हो जाएगा। लेकिन किसी को पैसा दे के ज़हीन बनाया जा सकता है? कितने भी इंजेक्शन लगा करके किसी को ज़हीन बनाया जा सकता है? बड़े बड़े अमीर हों, रईस हों, कितने बड़े माहिर डॉक्टर कुछ हों, अपने बेटे को सब चाहें तो जो है अफलातून अरस्तू बना देते। अब तक बना पाया कि कोई? नहीं बना सकता है। तो इसलिए ये एक पैदाइशी ताकत होती है, खुदा की तरफ से अता की जाती है, इसका कोई बदल नहीं होता है। आ जाइए अगले जवाब पे, सवाल पे। वो वक्फा जब जिस्म तब्दीलियों से गुजरता है जिसके नतीजे में तौलीदी पुख्तगी हासिल होती है कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? जब जिस्म के अंदर अलग अलग चेंजेस आ रहे होते हैं। एक है नुमू, एक है हामियाती, हामियाती नहीं, ये है नामियाती, नामियाती इर्तिका, ऐसे ही गलतियां होंगी। फिर एक है नौबुलूगत, एक है इर्तिका, ठीक। अब इसके अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में भी इसका आप आंसर देख सकते हैं। पहला जवाब दिया है इन्होंने ग्रोथ कहते हैं उसे, दूसरा इवोल्यूशन कहते हैं, तीसरा एडोलेसेंस और चौथा डेवलपमेंट।
बताइए क्या कहते हैं, तेजी से बताइए, जल्दी जल्दी, सवाल बहुत हैं अभी। ऑप्शन सी, सी नौबुलूगत। भाई बालिग होने की उम्र क्या होती है बताओ? तो 16 से पहले आदमी जो है वो तरक्की नहीं करता है, उसके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती है, या हर तब्दीली को आप कहेंगे कि ये बुलूगत है? नहीं कहेंगे ना। इन्होंने पूरी तब्दीलियों की बात की है कि जिस्म तब्दीलियों से जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं? नौ बुलूगत। जवाब गलत है, क्योंकि इसके लिए खास उम्र होती है, उसी को आप कहते हैं बुलूगत या नौ बुलूगत। इसका सही जवाब है ए, नुमू, ग्रोथ। ठीक है, जो कि नुमू कब से, पैदा होने से, या जो है माद्दे रहम में हमल ठहरने से ही ये काम शुरू हो जाता है, यानी नुमू, ग्रोथ का। बच्चा बढ़ने लगता है ना, तो पैदा हुआ उसके बाद भी बढ़ा, और जब तक कि वो अपनी जवानी के मरहले तय नहीं कर लेता है उसके अंदर ग्रोथ होता रहता है ना। तो इसे हम कहते हैं नुमू। बाकी इसके जवाब गलत हैं, इर्तिका भी गलत, नामियाती इर्तिका भी गलत, सही जवाब नुमू, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किसे मुश्किल वक्त में मजबूत रहने की सलाहियत के तौर पर समझा जाता है? मुश्किल वक्त में मजबूत कौन सी चीज रखती है? एक है लचक, एक है रजाइयत, एक है उम्मीद, एक है इख्तिराइयत। बताइए। उम्मीद। और किसी का कोई जवाब? बताइए। देखिए, उम्मीद और रजाइयत में बहुत सी यकसानियत है। रजा के माने भी उम्मीद के हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि उस सलाहियत को क्या कहते हैं। ठीक, यानी वो पर्टिकुलर एक हालत की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद तो एक इस्म हो गया, नाउन, हम जानते हैं कि उम्मीद है यानी कुछ होप जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन को कि जहां आदमी मुश्किल में फंस रहा हो, हमेशा उम्मीद पालता हो, इसको कहते हैं रजाइयत। तो यानी जहां उम्मीद वाली सूरत हाल रहती है उसको हम कहते हैं रजाइयत, और उम्मीद अपने आप में अकेली चीज है। ठीक, तो इस सूरत हाल को अगर कोई अपनाता है तो उसे हम कहते हैं रजाइयत पसंद। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा रजाइयत। इख्तिराइयत गलत, लचक गलत। ठीक है, आगे आ जाइए। फितरी मुशाहिदा किया जा सकता है। कहां कहां आप फितरी मुशाहिदा कर सकते हैं? अस्पताल में, घर पर, स्कूल में, या इन सभी जगहों पर? बताइए। डी, यानी इन सभी जगहों पर है? बताइए। हाँ, सही जवाब है, क्योंकि आप जो है स्कूल में भी अलग अलग चीजें देख सकते हैं, अस्पताल में भी देख सकते हैं, घर पर भी देख सकते हैं, मतलब ये सभी जवाब सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल, जबान के इस्तेमाल पर उम्र, जिन्स और सकाफत का असर पड़ता है, ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अगला सवाल है, मोतबरियत और दुरुस्तगी में फर्क कीजिए। यह हमने आपको बताया था ना कि वैलिडिटी एक चीज होती है और एक होती है रिलायबिलिटी, यानी भरोसे की चीज। इसमें फर्क क्या है? पिछली चटाई पे जाइए, और पीछे जाइए, बिल्कुल सबसे पिछली, हाँ वहां बैठिए। चलिए, तो बताइए इसमें फर्क क्या है? देखो, एक चीज होता है जो मोतबर तो है लेकिन वैलिड नहीं है, यानी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। जो चीज लंबे समय तक चल सकती है उसको कहते हैं वैलिड। ठीक है, और
जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, एतबार हो सकता है जिस पर, उसको कहते हैं रिलायबल। तो रिलायबिलिटी और दुरुस्तगी में फर्क ये है कि उसके ऊपर हम भरोसा भी कर सकें और लंबे समय तक चल भी सके। जो चीज हम लायक भरोसा, हम ये नहीं कह सकते कि वो लंबा भी चलेगी। ठीक, तो इन दोनों में फर्क ये है कि यहां पर जो मोतबरियत वाली बात होती है, यहां पर यह है भरोसा, और यहां पर दुरुस्तगी की जो बात आ जाती है ये वैलिडिटी। इसमें वक्फा दरकार होता है, यानी लंबे वक्त तक के या अलग अलग वक्त पे ये चीजें सही हो सकती हैं। यही इन दोनों का फर्क है। अगला सवाल, किन्हीं दो दिलचस्पी आजमाइशों के नाम और उनके काम बताइए। दिलचस्पी आजमाइश, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, नेम एनी टू इंटरेस्ट टेस्ट एंड इंडिकेट दियर यूजेस। बताइए क्या क्या हो सकते हैं। दिलचस्पी का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है ना, बताइए एक दो का नाम पूछा है इन्होंने दिलचस्पी से मुताल्लिक। सबक नंबर 20 खोलिए, जिसमें शौक की बात की गई है, इस्तेदाद की बात की गई है, ज़हनी उम्र कदर ज़हनी की बात की गई है, और जिसको हम शौक कहते हैं वही हमारी दिलचस्पी होती है। तो सफ़ा नंबर 96 पर देखिए, इन्होंने शौक के बारे में तफसील से बताया है। ठीक, अब देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। शौक की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तकनीकें तैयार की गई हैं। इंटरव्यू, सवालनामों, चेक लिस्टों और फहरिस्तों पर मुश्तमिल हैं। दिलचस्पी की फहरिस्तें इब्तदाई तौर पर पेशा वराना और तालीमी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। ये कुछ मामलात में इंटरव्यूज़ के मुकाबले ज़्यादा तसल्ली बख्श साबित होती हैं, क्योंकि इसमें तालीम और नौकरी वगैरह के बारे में ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें तफसील से मौजूद हैं, जहां आपको जवाब मिल जाएगा। एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बताई है, SVIB शौक की पैमाइश की कुछ अहम फहरिस्तें। ठीक है, कि शौक को आप कैसे नाप सकते हैं या उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपको कहीं दिलचस्पी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाए तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, दिलचस्पी और शौक एक ही चीज है। ठीक है, सफा नंबर 96 आपके किताब में इसकी तफसीली जवाब इसका मौजूद है। अगला सवाल, दरमियानी जवानी के किन्हीं दो खुसूसियात की शनाख्त करें। अब जवानी के मुख्तलिफ मराहिल हमने बताए हैं, ठीक है, किस सबक में, कौन बताएगा, बताइए। सबक नंबर 11, नौजवानी और उसके चैलेंज। नौजवानी और उसके चैलेंज, ठीक है, ये पूरा सबक है। अब आपको इसमें सिर्फ दो खुसूसियात का इन्होंने जो है जिक्र किया है कि वो आपसे पूछ रहे हैं। इसके दौरान जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप बता दीजिए। आपको बस जहन में रखना है उससे मुताल्लिक तमाम चीजें और फौरन लिख देनी है। अब आप आ जाइए सबक नंबर 11 पे। जैसे ही हम सबक का नंबर बताएं आप लोग फौरन खोल के आंसर बताइए उसका। दो चीजें बताइए जो इस दौरान होती हैं, दो चीजें बताइए। क्या कहा इन्होंने, उसकी दो खुसूसियात। एक चीज देखिए, सफा नंबर 146 और 147 आप पढ़ेंगे, तफसील से मिल जाएगा। खोल बताइए क्या है। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है, चीजों को जानने की, चीजों को पहचानने की, परखने की, है ना, एक यही खुसूसियत हो गई। दूसरा एक ये भी होता है कि वो बहुत ज्यादा तब्दीलियों से गुजरता है, जिस्मानी तौर पे उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां आती हैं, बुलूगत के मसाइल और सारी चीजें या जिम्मेदारियां सब इसमें आ जाती हैं। तो दरमियानी जवानी के इन्हीं दो खुसूसियात का आपको जिक्र कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सब आप अगर मार्क करके रखिए, जहन में ये जरूर पढ़ करके रखिए कि हर उम्र में क्या बड़ी तब्दीलियां आती हैं, हर मरहले में ये सवाल जरूर आएगा किसी न किसी नौइयत का। चलिए अगला देखिए, तरसील के किन्हीं दो कलीदी अनासिर की वजाहत कीजिए। अब तरसील का चैप्टर आपका किसमें पढ़ाया गया है, देखिए तरसील सबक नंबर बताइए। सबक नंबर 14 इबलाग, जहां पर इबलाग की बात है, इबलाग ही तरसील है, सबक नंबर 14। तो आप बताइए दो कलीदी अनासिर। एक तो ये है कि इसके अंदर एक सेंडर या रिसीवर दोनों का होना जरूरी है,
ठीक है, और दूसरे किसी मैसेज का होना जरूरी है, जो पैगाम हो जो उस तक पहुंचाया जाए। तो सबक नंबर 14 में इसका जवाब मिल जाएगा। अगला, सिन्फी किरदार के मानी की वजाहत कीजिए। सिन्फी किरदार यानी जेंडर रोल। अब जेंडर रोल का मतलब कौन सा काम जो मुजक्कर कर सकता है, कौन सा काम मुअन्नस कर सकती है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें वो चीजें आ जाएंगी जैसे जो खास तौर पे उसी काम के लिए उसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो अब अगर बच्चे की पैदाइश का मामला है, ठीक है, बच्चा जनने की बात है, तो बच्चा जनने का काम सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, ठीक है। या इसी तरीके से अगर कोई ऐसा काम है जो सिर्फ मर्द कर सकता है पैदाइशी तौर पे, वो औरत नहीं कर सकती। तो इन्होंने बात की है कि सिन्फ के एतबार से किरदार की वजाहत कीजिए, उसके मानी की वजाहत कीजिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो काम सिर्फ मर्द कर सके या वो काम जो सिर्फ औरत कर सके, यह है सिन्फी किरदार। अगला सवाल है, इस्तिलाह पेशा से आप क्या समझते हैं? अब पेशे की तफसील से हमने आपको बताया है, इसको करियर भी कहते हैं, ठीक है, वोकेशन भी कहते हैं, और अलग अलग इस्तिलाहात आपके चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं, जिसके लिए सबक नंबर 21 में आपको मिल जाएंगे तफसील। गर्चे ये एग्जाम के उसमें शामिल नहीं है, लेकिन तफसील आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। सबक नंबर 20 और 21 में, बल्कि 20 ही में मिल जाएंगी, ठीक। पेशे और शौक की जहां पे इन्होंने बात की है उसी में इसका जवाब मिल जाएगा। रवैयों के कामों की मुख्तसरन वजाहत करें। रवैया हम किसे समझते हैं? यानी जो इंसान की एक तरीके से आदत बन जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रवैया कहते हैं। जो धीरे धीरे किरदार इंसान के हैबिट में बदल जाता है। सबक नंबर 15 याद रखिए, बिल्कुल फौरन बताया कीजिए। सबक नंबर 15 यानी किरदार का हैबिचुअल हो जाना। अगला सवाल, नफ्सियात की तारीफ बयान करें, उसके मुख्तलिफ अनासिर की वजाहत करें। पहले ही चैप्टर में इसका तफसीली जवाब मौजूद है। उसूल मुदाखलत भूलने की वजाहत किस तरह करता है? यानी इंटरफियर करने से, बार बार किसी को दखल देने से कैसे चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। इसकी तफसील आपको किस सबक में मिलेगी बताइए। जहां पर बात की गई है आपके हाफजे की, सबक नंबर 5, ठीक है, सबक नंबर 5 जिसमें हिस्सी आमाल, तवज्जो और इदराक के बारे में बात की गई है, वहीं पर हाफजे के बारे में भी आपको बात की गई है। 4 में भी आमोजिश के लिए जो चीजें बताई गई हैं उनमें भी ये चीजें जिक्र हुई हैं कि इंटरफेयर करने से आमोजिश या सीखने का मरहला भी कमजोर होता है और जो चीजें आदमी याद करता है वो भूल जाता है। फिर अगला सवाल है, तनाव अवामिल के अहम जुमरों की वजाहत कीजिए। यानी स्ट्रेस आदमी को कब कब आता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आदमी को फिक्रमंद बना देती हैं या टेंशन में मुब्तला कर देती हैं। बताइए इसका जवाब किस सबक से आप देंगे? सबक नंबर 23 माहौलियाती दबाव, ठीक है। यानी दबाव क्या होता है? वो चीजें जो आपको स्ट्रेस में मुब्तला करती हैं। तो हमने पूरी तफसील से आपको बताया है कि अगर हम जहां रह रहे हैं वो रहन सहन ठीक नहीं है, आबो हवा ठीक नहीं है, हमारे ताल्लुकात जो आसपास के लोग ठीक नहीं है, या जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं हो रही है, तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, दबाव और तनाव पैदा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। यही चीजें हैं जो स्ट्रेसर्स कहलाती हैं या तनाव के अवामिल कहलाती हैं, ठीक। अगला सवाल, ज़हानत, रुझान और तहसील के दरमियान फर्क की वजाहत कीजिए। सबक नंबर बताइए। किस किस चीज में फर्क पूछा है इन्होंने? ज़हानत, रुझान और तहसील। सबक नंबर
बताओ जल्दी बताओ। एक तो आपको 20 से मिल जाएगी इसमें मदद, इस्तेदाद, शौक और पेशे की जिम्मेदारी के बारे में जहां पर बात की गई है वहां पे इन्होंने बात की है कि आपका रुझान किस जॉब की तरफ होता है, किस काम की तरफ होता है, इसका आप पता कैसे लगाते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए इन चीजों का अलग अलग ताल्लुक है, अलग अलग सबक से पूछा गया, सारे के जवाब एक सबक से नहीं मिलेगा। जब जिहानत की बात की है इन्होंने तो जिहानत वाली बात भी जो है ये इस्तेदाद शौक का जहां पे जिक्र किया है वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी। रुझान वोकेशनल किरदार निभाने की जहां पर बात की है वहां पर ये चीजें बात की जाएंगी। और तहसील यानी जो चीजें आदमी अचीव करता है इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इंसान के शौक से, दिलचस्पी से या काबिलियत से होता है। अब फर्क क्या है, ज़हानत के बारे में अभी आपने ऊपर सवाल उठाया ही कि ये क्या होता है, फितरी होता है। रुझान उसे कहते हैं जिसकी तरफ इंसान का मैलान ज्यादा होता है, ठीक। और तहसील उसे कहते हैं जो आदमी अपनी कोशिश से हासिल करता है, जैसे आप बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। ये इन तीनों में बुनियादी फर्क है। अगला सवाल, रोजमर्रा की जिंदगी में इदराक के किन्हीं दो इस्तेमाल की वजाहत कीजिए। इदराक, ठीक है, जिसपे हमने आपको बात की थी कि इदराक होता क्या है कि हम जो आसपास की चीजें देखते हैं उससे जो अपने जहन में तसव्वुर कायम करते हैं। तो इसके इस्तेमाल की वजाहत इन्होंने मांगा है, किन्हीं दो इस्तेमाल बताइए क्या क्या हो सकते हैं। और इदराक का चैप्टर भी बताइए, चैप्टर नंबर 5। ये सब तो बिल्कुल जहन में रखिए कि फटाफट बताइए, जैसे ही सबक का नाम लिया जाए ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी चीज किस सबक में आई है। तो चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में तफसील से बातें की गई हैं। अब इदराक का दो काम, यानी आप यही कह सकते हैं कि जो हवास के जरिए हमें महसूस होती हैं उनके चीजों के बारे में वो बताता है। दूसरे, हमें फैसला लेने में मुश्किल वक्त में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें हमारी इदराक काम करती है, मालूमात को स्टोर करती है, मालूमात को फिल्टर करती है ना। तो इस तरह से बहुत से काम है, आपको सिर्फ दो लिखना है। फिर क्या है, मन की निस्बतन मुस्तहकम हालत पर बहस कीजिए, यानी मुस्तहकम जो ज्यादा देर तक कायम रहती है, रिलेटिवली स्टेडी स्टेट्स ऑफ माइंड, जिसे हम कहते हैं मुस्तहकम हालत। बताइए क्या हो सकती है, मन के मुताल्लिक किस सबक में जिक्र आया है। बताइए। सबक नंबर 26 कुल वजूद का पालन पोषण भी जो बताया गया है, इसमें भी इन चीजों की तरफ इशारा किया गया था, है ना, कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अलग अलग ग़िज़ाओं के हवाले से भी बताया गया था ना कि कैसे इंसान के अंदर वो सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। अब उसके अलावा निस्बतन मुस्तहकम हालत का मतलब ये हुआ कि वो सिचुएशन जिसमें इंसान का मन देर तक लगा रहता है, जैसे सूफिया होते हैं वो इबादत और रियाजत में बहुत लंबा वक्त गुजार देते थे, तो वो एक मन की मुस्तहकम हालत हो गई। तो मन की मुस्तहकम हालत क्या होती है, जो आम तौर पर इंसान का मन इधर उधर भटकता है उसके मुकाबले में जिसमें ज्यादा लगता हो, उसे कहते हैं मन की मुस्तहकम हालत। तालीमी निज़ाम में इस्तिलाह ठहराव और बर्बादी की वजाहत कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इस्लाह यानी चेंजेस, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इख्तियार करना और हमारे अंदर जो खराबियां हैं उनको दूर करना। उसके अलावा बर्बादी ये होती है कि जिस चीज़ के लिए तालीम हासिल की गई है वो पूरी ना हो पाए, ठीक है। और इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, इसका जवाब जिस सबक में आपका मिलेगा, ठीक है, वो सबक आपके टीएमए के हिसाब से डिस्कस हो चुका है, इसमें शामिल नहीं है, जो है समाजी और तालीमी मसाइल, ठीक। बुनियादी तौर पर वो मसाइल जो है इनका जिक्र आ चुका है। तो हम आपको बता देते हैं कि बर्बादी क्या होती है, यानी जिस काम के लिए हम पढ़ रहे हैं वो काम हम ना कर पाए। और इस्लाह यानी ठहराव, यानी हम पढ़ रहे हैं छूट जाना, उसमें अचानक जो ब्रेक आ जाता है, हाई स्कूल से छोड़ देते हैं, कुछ 5th ही से छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह। अगला सवाल है तंजीमी समाजियात क्या है, वजाहत करें, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, और इसका जवाब तंजीम की दुनिया, सबक नंबर 22। आपको इसमें तफसील से सारी चीजें मौजूद होती हैं कि आप तंजीम को कैसे सोसाइटी से जोड़ते हैं। फिर अगला सवाल है, खुशी की तारीफ बयान करें, खुशी और खुशहाली को हासिल करने के मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत करें। ठीक है, अब ये खुश रहने का पूरा तरीका, खुशी और फलाह व बहबूद जिक्र आ ही चुका है इसका। ये सवाल भी आपका टीएमए के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें भी आपने जो असाइनमेंट किया है उसी से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सबक नंबर 17 से। फिर अगला सवाल है, मुल्की नुक्ते नजर के मुताबिक जिंदगी के कौन कौन से मुख्तलिफ मराहिल हैं, बहस कीजिए। जिंदगी के अलग अलग मराहिल कौन से हैं, तो अब उसमें कौन कौन से हो जाते हैं, बचपन से लेकर के आपको बुढ़ापे तक जिक्र करना है। ठीक, तो बचपन है, जवानी है, नौजवानी है, सिन्ने रुश्द है। ठीक है, अब सिन्ने रुश्द में भी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी है, फिर बुढ़ापा है, तो वो तमाम मराहिल यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। फिर अगला सवाल है, ज़हनी अमल को समझने के लिए इंसान परस्त नुक्ते नज़र की वजाहत कीजिए। सबसे शुरू में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा, जो है क्या, नफ्सियात के तरीके, सबक नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, जमात के इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत कीजिए। जमात के इर्तिका यानी ग्रुप के इर्तिका, और ग्रुप के बारे में जो तंजीम की बात की गई है, ठीक है, वहीं इसका जवाब भी मिल जाएगा, यानी सबक नंबर 22 में हम कैसे लोगों को जोड़ते हैं, कैसे अपनी जमात या अपने ग्रुप को बढ़ाते हैं। फिर आ जाता है, सुदर्शन क्रिया किस तरह फायदेमंद है, वजाहत करें। ये योग से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक, योगा से रिलेटेड सुदर्शन क्रिया, अब आपने टीएमए में अगर किया होगा, चूंकि आपके सिलेबस से इसको यहां पर काट दिया गया है, इसलिए उसको अभी डिस्कस करने का मैं आपको ऐसे बता देता हूं, लेकिन ऐसे सवाल में आपके आना नहीं चाहिए। बहरहाल अगर आया है तो आप टीएमए के अकॉर्डिंग उसको डील कीजिए। सुदर्शन क्रिया यानी योगा करने के अलग अलग जो तरीके हैं, जो अलग अलग आसन बताए गए हैं, उसी में से एक सुदर्शन क्रिया भी है, और उसके फवायद का आपको जिक्र करना है। सबक नंबर 24 में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, प्याजे के जहनी इर्तिका के प्री ऑपरेशनल मरहले की अहम खसूसियात की वजाहत करें। जहनी इर्तिका के बारे में कहां पर इसका जो जिक्र हुआ है, सबक नंबर 18, जहनी अमराज और उनका इलाज, सबक नंबर 18। इसी में प्यागे का भी नजरिया आया है ना, कि आप किस तरीके से प्री ऑपरेशनल मरहले जो होते हैं, अलग अलग जहन जैसे तरक्की करता है उससे पहले के, जैसे अभी देखिए प्री वेडिंग चली है ना एक खास शादी को लेकर के, तो ऐसे ही प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है काम करने से पहले का जो मरहला होता है। तो प्री ऑपरेशनल मरहले के अहम खुसूसियात, उन्होंने कई खुसूसियात का जिक्र किया है, आपको तलाश करके उसमें से लिख देना है। आपको ये आ जाना चाहिए कि हम सवाल पढ़ें तो उसको सबक नंबर से रिलेट कर सके। अगर आपको ये आ गया तो आपने जो मुताला किया है वो आसानी से आप डील कर ले जाएंगे। अगर आप ये नहीं पता कर पाए कि किस सबक से इसका रिलेशन है, तो आपका जवाब गलत होगा। अगर आप माखज तक पहुंच गए तो थोड़ा बहुत अगर जवाब आपका इधर उधर भी होगा तो भी आप सही बात लिख के आएंगे, लेकिन आपको सोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो किस सबक में आप जाएंगे, सबक नंबर 18 और 19 भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जहनी सेहत के मुताल्लिक है। अगला सवाल है, वक्त के इंतजाम और इंसराम की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की वजाहत कीजिए। टाइम टेबल के बारे में हमने तफसील से बताया था ना, कि कैसे आप वक्त को मैनेज करते हैं। किस सबक में, सबक नंबर किस सबक में बताया था, बताइए, टाइम टेबल को लेकर के। माहौलियाती दबाव, माहौलियाती दबाव में ही हमने आपको यह भी जिक्र किया था कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कम करने के लिए, है ना, वक्त पर सारी चीजों को करना। सबक नंबर 26 खोलिए जरा, 1 मिनट। कुल वजूद का पालन पोषण, ठीक है। यहाँ के जो 3 नजरिए बताए गए थे, इनको तो आप याद ही रखेंगे कि जिस्म को, जिसमें आप कह सकते हैं त्रिगुण का नजरिया था, पंचकोश का नजरिया था,
यशरी और बिंदो का था, ठीक है। उससे बहरहाल इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था, वक्त के इंतजाम और इंसराम की जरूरत क्यों, क्योंकि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पर दबाव बढ़ता है, ठीक है। तो दबाव वाले चैप्टर में आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। अगला सवाल है, आबी आलूदगी और सेहत पर उसके असरात की वजाहत कीजिए। इसका ताल्लुक भी किससे है, माहौलियाती आलूदगी से है, ठीक है, या दबाव से है। यह दबाव, स्ट्रेस माहौल के खराब होने, और माहौल के खराब होने मतलब पॉल्यूशन से आया है। तो पॉल्यूशन के बारे में हमने तफसील से आपको बताया है सबक नंबर 23 में, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ आबी आलूदगी के बारे में पूछा, यानी पानी में जो पॉल्यूशन मिल जाता है उससे सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। तो अब आप बता सकते हैं पानी में जो है दमा, खांसी, बीमारी, नज़ला, जुकाम, बहुत सारी चीजें, ये सब किससे होते हैं, पानी गलत इस्तेमाल करने से या गंदा पानी इस्तेमाल करने से। डेथ तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। कई बीमारियां आपको बताया था ना कि जो है 80% बीमारियां तकरीबन जो है 80 या 20% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ किससे होती हैं, पानी की वजह से होती हैं। तो इतना बड़ा नुकसान होता है इसका। और आबी आलूदगी क्या है, पानी में किसी तरह की चीजों का मिल जाना। और फिर उसके बाद में आखिरी सवाल है आपका, इख्तिराई सोच के मुख्तलिफ मराहिल, यानी आप ऐसी सोच कैसे डेवलप करें जो क्रिएटिव हो, ठीक है। तो क्रिएटिव सोच के मुख्तलिफ मरहले होते हैं, इसके बारे में भी आपको हमने, नहीं ये सबक में नहीं आया है, ये भी आपके टीएमए के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपनी सोच को तख्लीकी बना सकते हैं। एक आखिरी सबक जो है ना, जहन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रखना, ठीक। अगर हम इस सबक में देखते हैं, सबक नंबर 27, तो जहन को जब हम डिसिप्लिन में रखते हैं तभी ये सारी सिचुएशन पैदा होती हैं। और इख्तिराई का मतलब क्या होता है, इख्तिराई का मतलब होता है कि क्रिएटिव, जिसको हमने जिक्र किया था आपको कि मसाइल को हल करने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन जो सबसे अलग होती है या मसले का सबसे अलग हल पेश करती है, उसको हम कहते हैं इख्तिराई, ठीक है, क्रिएटिव। अब ये बात कर रहे हैं कि उसके मुख्तलिफ मराहिल क्या है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली वो चीज़ें, आप ग़िज़ा से उसकी शुरुआत करेंगे कि उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी ग़िज़ा का लेना ज़रूरी है, तो ग़िज़ा को भी शामिल करेंगे। फिर उसके बाद में योग या आप वर्जिश जो भी कह लें, योग आपकी किताब में डिस्कस हुआ है तो योग भी कहेंगे। और उसके बाद में आप मुराकबे की सूरत, जो अलग अलग सिफात बयान की गई हैं, श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, उन तमाम चीज़ों से जो है अपने आप को महफूज रखेंगे और माहौलियाती दबाव से अपने आप को महफूज रखेंगे, तो आपके अंदर इख्तिराई सलाहियत पैदा होगी। तो ये अलग अलग उसके मराहिल हो गए, ठीक है। इन मराहिल से गुजर करके आप अपने अंदर एक क्रिएटिव सोच या क्रिएटिव थिंकिंग पैदा कर सकते हैं। अब एक चीज आप देखिए, सवाल तो आपके खत्म हो गए। अब एक चीज आप देखिए कि आपका सवाल कभी कभी ऐसा आता है जो कई लेसन को टच कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मुम्तहिन है ना, वो सिर्फ आपको इतना आसान सवाल नहीं दे सकता है कि एक लाइन किताब से उठाया और दे दिया और आपको एज इट इज जवाब दे देना है। वो आपकी समझ का इम्तिहान लेना चाहता है, तो वो कभी कभी 2-3 सबक से निचोड़ करके एक सवाल बना देगा। अब आपको लिखना है कि आपने समझा क्या है। तो पहला काम ये कीजिए कि उसको, जो आपका सबक है, 2-3 मरतबा जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ जाइए। और दूसरा काम ये कीजिए कि हर चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई है उसका एक नोट बना लीजिए। बस इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल जैसे ही आएगा आप समझ जाएंगे कि किस सबक से आपको पूछा गया है या कौन कौन से सबक इसमें टच करते हैं। बस आसानी से लिखते चले जाइए। जरा सा आप जोड़ पाए कि सवाल कहाँ से आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं और मेहनत से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबरात लेकर के आइए। यही हम सब की तमन्ना है और हमें भी इसी में खुशी होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होती है।